जी प्रतिभा जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी जुड़ रहे हैं मेंबर 5-7 मिनट, तब तक आप स्क्रीन शेयर करके देख लीजिए एक बार। जी जी। मुझे लगता था जैसे दीपक गुप्ता जी आ गए, दीपक गुप्ता जी के नाम से लॉगिन किया था ना अभी आपने। हाँ 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 हाँ। ये चेंज नहीं हो सकता? मतलब आप मुझे एक बार इनवाइट अगर भेज दें मेरी आईडी पे, हाँ? ये चेंज नहीं हो सकता? क्या चीज? जैसे यहाँ पे दीपक का नाम आ रहा है ना। तो ना जहाँ पर दीपक का नाम आ रहा है ना नीचे, आपके हाँ माइक के ऊपर, वहां पर आप मैं राइट कर क्लिक रही करिए, आप राइट क्लिक करिए वहाँ। हूँ। हाँ जी, कर लिया मैंने। राइट क्लिक करिए और रीनेम आ जाएगा, वहां से आप चेंज कर सकते हाँ मैंने कर दिया। हैं। आ गया, हो गया। इसमें प्रोफाइल पिक भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर दीपक जी का प्रोफाइल आ गया, वहीं पर नहीं ठीक है। राइट क्लिक करके आप वो कर सकते हैं। यार अपन जोड़ रहे हैं नंबर 10 मिनट। जी। एक्चुअली क्या है ना प्रतिभा जी की, कल तक हमारी जो है वो एक जीएसटी रिफ्रेशर कोर्स चल रहा था पानीपत ओके ब्रांच में, ओके और उसका ओके। टाइमिंग था 11 से 1 बजे तक का, हम्म। कल तक। तो लेकिन कुछ मेंबर्स का था कि उस टाइम में पीक आवर होते हैं, जैसे ऑफिस में क्लाइंट आने शुरू हो हाँ जाते हैं, हाँ हाँ। ठीक है। हम्म। तो आप या तो अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट इवनिंग, इवनिंग में घर जाने के बाद जो है ये इतना सारा कंट्रोल नहीं हो पाता नेट से, जी यहाँ बिल्कुल ऑफिस के बिल्कुल। नेट से ही हो पाएगा। तो हम्म। मैंने सोचा चलो एक बार 9 बजे करके देख लेते हैं, तो आज ये एक्सपेरिमेंट भी एक साथ में, तो 9 बजे हाँ कर बट दिया। मैं इतनी सुबह सुबह मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है आना वैसे सबके लिए, जो मुझे लगता है। नहीं, एक बार मैम, आप सीए जो है ना, सीए तो हर तरीके हम्म। से इन चीज़ों के आदी हैं, तो 6 बजे क्लास लेते थे लक्ष्मी नगर हाँ दिल्ली जी में। जी तो जी आप बिल्कुल। दोबारा से, अब तो फिर भी 9 बजे है, ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए। आ रहे नंबर धीरे धीरे अपना, हाँ जी, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देती कि आप स्क्रीन से यार शुरू करने से पहले सबसे पहले तो आई वांट टू थैंक्स पानीपत ब्रांच, जिन्होंने मुझे चांस दिया कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर आऊं और अपने व्यूज को शेयर करूं। स्पेशली भूपेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। ओके नाउ विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम हम ये प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे। अच्छा इसमें लैंग्वेज हिंदी में होगी, मैं हिंदी में ही बात करूंगी सो दैट सबको ये चीज आसानी से समझ आए। 3-4 चीजें हैं जो मैं फोकस करूंगी। सबसे पहले तो आत्मनिर्भर भारत स्कीम, वो पोर्शन जो कि फर्स्ट डे आया था और जो कि सीए से रिलेटेड है। एक चीज और, ताकि डिस्टरबेंस ना हो, आई रिक्वेस्ट कि सब लोग अपने माइक्स को म्यूट कर लें, क्योंकि जो डिस्टरबेंस आती है उसकी वजह से बाकी लोगों को भी सुनने में दिक्कत होती है।
अच्छा, इसमें 3-4 चीजें मैं फोकस करूंगी। सबसे पहले तो आत्मनिर्भर भारत स्कीम, वो पोर्शन स्पेशली जो हम सीएस को अफेक्ट करता है। दूसरी चीज, कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जिनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमें मेरा ये मानना है कि एज अ सीए हमारा जो काम है वो सिर्फ बैलेंस शीट पर और आईटीआर फाइलिंग पर ही तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। हमें अपने कंट्री के बारे में भी सोचना चाहिए, हमें पूरी मैक्रो इकोनॉमी के बारे में सोचना चाहिए। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, और एमएसएमईज के लिए इस स्कीम में क्या बेनिफिट्स हैं, वो सारी चीजें मैं अभी इस स्कीम में डिस्कस करूंगी। तो अब इस प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं। ओके, सो मिस्टर मोदी ने अपनी स्पीच में इस प्रेजेंटेशन की अनाउंसमेंट करी थी, और जब उन्होंने इस प्रेजेंटेशन जब स्कीम की अनाउंसमेंट करी थी तो उन्होंने ये भी कहा था कि स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज मिलेगा 20 लाख करोड़ का, विच इज जो कि हमारी इकोनॉमी के 10% है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा पैकेज है। और जब उन्होंने इस स्कीम की अनाउंसमेंट की थी, इस पैकेज की अनाउंसमेंट की थी, तभी उन्होंने कहा था कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमन जी है, वो अलग अलग इस पैकेज को कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो बताएंगे। तो जो उन्होंने फर्स्ट डे चीजें बोली थी, स्पेशली क्योंकि वो एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड थी, तो वो मैं आज इस प्रेजेंटेशन के थ्रू आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले तो कुछ फोकस एरियाज हैं जो कि हम जानेंगे, क्योंकि किसी भी स्कीम को समझने से पहले हमें उसके पीछे के फोकस एरियाज, उसके पीछे के गोल्स वगैरह पता होने चाहिए। तो जब ये स्कीम आई तो हमें मोदी जी ने कहा कि हम ये स्कीम भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी। तब उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बोली कि हमें सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बनना है, सेल्फ सेंटर्ड इकोनॉमी नहीं बनना। देखिए, सबसे पहले तो आपको सेल्फ रिलायंट और सेल्फ सेंटर्ड के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। सेल्फ सेंटर्ड इकोनॉमी का एक एग्जाम्पल चाइना है, क्योंकि जब कोरोना वायरस आया, कोविड-19 आया, तो पूरे वर्ल्ड ने बोला कि अगर चाइना ने ये चीज राइट टाइम पे कम्युनिकेट करी होती तो शायद पूरे वर्ल्ड को इतनी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती जो कि हमें आज फेस करनी पड़ रही है। तो मोदी जी ने ये बोला कि नहीं, हमें सेल्फ रिलायंट बनना है। सेल्फ रिलायंट मतलब जब हम खुद तो ग्रो होते हैं, लेकिन हम सबको साथ में लेके ग्रो होते हैं। और वैसे भी वसुदेव कुटुंबकम, ये हमारा कल्चर भी हमें सिखाता है हमेशा से। तो इसी चीज को हमें फॉलो करना है। अच्छा, अब एक इन्होंने टर्मिनोलॉजी यूज करी कि ये स्कीम हमारी इकोनॉमी को फिस्कल स्टिमुलस देगी। तो फिस्कल स्टिमुलस क्या है, सबसे पहले तो ये जानते हैं इसका क्या मतलब है। देखिए, फिस्कल स्टिमुलस का आसान तौर पर ये एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जहां पे सरकार अपने टैक्सेस को कट करती है और अपनी स्पेंडिंग्स को बढ़ाती है। अगर मैं मोदी गवर्नमेंट का एग्जांपल लूं तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें करी, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स रेट को कम किया, डिविडेंड टैक्स रेट को अबॉलिश किया, और उन्होंने अपनी स्पेंडिंग्स कैसे बढ़ाई। उन्होंने हमें बहुत सारी स्कीम्स दी, जैसे उज्ज्वला योजना, भारत योजना, जो दो अभी मेरे माइंड में थी। यहाँ पे सरकार क्या करना चाहती है, वो लोगों को बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बेटर ईज ऑफ लिविंग देना चाहती है। ओके, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सीएस के लिए ये स्कीम इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले तो मैंने एक चीज पहले भी बोली थी कि हमारा काम सिर्फ आईटीआर फाइलिंग तक सीमित नहीं होना चाहिए, हमें नेशनल बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अब आप अगर कोविड-19 के टाइम पे भी देखें तो आई थिंक हमारे इंस्टीट्यूट ने सबसे ज्यादा डोनेशन दिया है। अगर मैं 3 इंस्टीट्यूट के कंपैरिजन में देखूं, कोई भी नया एक्ट आता है, जब जीएसटी आया था या फिर अगर कोई बेनामी लॉ आया, तो सबसे पहले सरकार सीएस को ही बोलती है कि आप प्लीज जाइए और लोगों को इस एक्ट के बारे में बताइए। तो यस, हमसे एक्सपेक्टेशंस भी हैं और हमें वो एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल भी करना चाहिए। फिर उसके बाद कोविड-19 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अब वो अपॉर्चुनिटी कैसे है, देखिए, अब कोविड-19 के बाद ऐसा होगा कि बहुत सारी कंपनीज, एमएनसीज जो है वो चाइना से अपने ऑफिस शिफ्ट करेंगी, ठीक है। एंड क्योंकि हमारे पास अच्छा लेबर है, चीप लेबर है, तो देयर चांसेस कि वो एमएनसीज इंडिया आएंगी। एंड अगेन, अगर वो एमएनसीज इंडिया आएंगी तो उनका जो काम है, जो कि फाइनेंशियल्स का काम है, रिटर्न फाइलिंग का काम है, वो अगेन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास आएगा।
तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें हमेशा विजिलेंट रहना पड़ेगा कि अगर कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसे टैप करें, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज दे आर, मतलब जब मैं न्यूज देखती हूँ कि बहुत सारी कंपनीज ने प्लान कर भी लिया है, मेनी ऑफ देम दे आर इन टॉक कि वो हमारे कंट्री में आएंगी और अपने बिजनेस को सेटअप करेंगी। तीसरी चीज, हमें ये सारी इंफॉर्मेशन अपने क्लाइंट्स तक देनी है। क्लाइंट्स तक कैसे देनी है? क्योंकि इस स्कीम में एमएसएमईज के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, तो हमें अपने क्लाइंट्स को वो सारी अपॉर्चुनिटीज बतानी है ताकि वो भी इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सके। देखिए, हमें अपने क्लाइंट्स के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए जरूरी है कि हम उनको उनके बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स में भी हेल्प करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो वो हमसे हमारी ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे और हम लॉन्ग टर्म तक उनके साथ काम कर पाएंगे। अगेन, another point is MSME registration। इस स्कीम के बाद आई थिंक बहुत सारे सीएस के पास MSME रजिस्ट्रेशन के पास का काम आया भी होगा, और अगर नहीं आया तो अभी आएगा और ज्यादा। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें MSME रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, MSME के बारे में कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, ये सारी जानकारी हमें होनी चाहिए। सो MSME रजिस्ट्रेशन भी इम्पोर्टेंट है। ओके, देन बेटर इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। देखिए, कोई भी लॉ को जानने के लिए उसके पीछे की इनैक्टमेंट की वजह हमें पता होना चाहिए। इस स्कीम की वजह से आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में लॉ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। सो अगर हमें उसके पीछे की वजह पता होगी तो हम डेफिनेटली लॉ को ज्यादा अच्छे से इंटरप्रेट कर पाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि हमारे रिटर्न्स में चेंजेस हैं, टीडीएस की रिटर्न में अब चेंज हो जाएगा। टीडीएस की ड्यू डेट में बहुत सारे ड्यू डेट्स में, इनकम टैक्स की ड्यू डेट्स में चेंजेस हैं, तो वो सारे चेंजेस हमें पता होने चाहिए। ओके, सो क्योंकि मैंने कहा था कि मैं फोकस एरियाज भी बताऊंगी, तो यहाँ पे सरकार का लॉन्ग टर्म प्लान क्या है? सरकार का लॉन्ग टर्म प्लान ये है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो क्वांटम जंप्स करे, ना कि इंक्रीमेंटल चेंजेस हो। देखिए, इसका क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो क्वांटम फिजिक्स के बारे में अगर किसी को भी पता हो तो वहां पे वो एक इस तरह की फिजिक्स है जहाँ पे हम अपनी एनर्जी को बहुत ही एफिशिएंटली यूज करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सरकार भी यही चाहती है कि हम बहुत ही धीरे धीरे अपनी एनर्जी को, अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज करते हुए आगे बढ़े। और किसी भी इंसान के लिए या किसी भी इकोनॉमी के लिए भी ये चीज अच्छी नहीं होती कि हम एकदम से बहुत ही हाई लेवल पे चले जाए और एकदम से बहुत ही नीचे चले जाए। तो इंक्रीमेंटल चेंजेस आर नेवर गुड। यहाँ पे हम भी यही चाहते हैं, हमारी सरकार भी यही चाहती है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न हो, हमारी टेक्नोलॉजी सिस्टम ड्रिवन हो, हमारी डेमोग्राफी वाइब्रेंट हो, और डिमांड और सप्लाई जो है वो इक्विलिब्रियम में हो। तो सबसे पहले तो इसमें मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहती थी कि डिमांड और सप्लाई हमेशा इकोनॉमी के लिए तभी अच्छा होता है जब डिमांड और सप्लाई इक्विलिब्रियम में रह के आगे बढ़ते हैं। किसी भी इकोनॉमी के लिए ये भी अच्छा नहीं होता कि एकदम से एक्सेस डिमांड हो जाए, बिकॉज अगर एक्सेस डिमांड होगी और उतनी आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी तो इट इज अगेन गिव राइज टू इन्फ्लेशन, एंड अगेन इससे इनइक्वालिटी बढ़ेगी सोसाइटी में। एक्सेस सप्लाई दूसरी तरफ वो भी अच्छा नहीं होता। एक्सेस सप्लाई के केस में मैं अभी गल्फ कंट्रीज का एग्जांपल देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आप लोग न्यूज भी देख रहे होंगे कि गल्फ कंट्रीज दे आर इन प्रॉब्लम, क्योंकि अभी उनके पास ऑयल की एक्सेस सप्लाई है, बट क्योंकि उनके रिसोर्सेज को कोई यूज नहीं कर रहा तो इट इज अगेन गेटिंग वेस्टेड, क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटी भी बहुत लिमिटेड होती है। सो excess supply is a very good example that suits Gulf countries. Okay, what is the need of our? हमें जो गोल्स हमें अचीव करने हैं उसके लिए हमें ये स्पेसिफिक एरियाज है जिनमें रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, और आने वाले कुछ टाइम में आप देखेंगे कि इन एरियाज में एक्ट में चेंजेस आने की बहुत ज्यादा संभावना है। सबसे पहले तो एग्रीकल्चर में कुछ चेंजेस आएंगे, रिफॉर्म्स आएंगे। टैक्स सिस्टम और ज्यादा रैशनल होगा। अब आगे जो लॉज आएंगे तो उसको आप बेटर इंटरप्रेट कर पाएंगे, उसमें लूप होल्स कम होंगे। आगे जो लॉज आएंगे वो सिंपल और क्लियर लॉज होंगे। सिंपल और क्लियर लॉ का एक एग्जांपल जीएसटी है। मैं मानती हूँ उसमें टेक्निकल ग्लिचेस बहुत ज्यादा है, लेकिन जीएसटी को अगर आप एज अ लॉ पढ़ के देखेंगे तो उसको इंटरप्रेट करना इन कंपैरिजन टू इनकम टैक्स एक्ट या कंपनीज एक्ट आसान है। सो आई थिंक जीएसटी इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ सिंपल एंड क्लियर लॉ।
हमारा ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा कैपेबल हो, उसके लिए स्टेप्स उठाए जाएंगे। इसका एक एग्जांपल है, अगर आप ये स्कीम देखेंगे तो इसमें निर्मला सीतारमन जी ने ई एजुकेशन को हमें कैसे बढ़ावा देना है वो चीज पे भी फोकस किया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे जो बैंक्स हैं वो और ज्यादा स्मूथ होने चाहिए, हमारा बैंकिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए। ओके, व्हाट आर द मेजर स्टेप्स दैट हैव बीन टेकन। ये स्कीम में अगर आप देखेंगे फर्स्ट डे 3 मेजर स्टेप्स लाए गए। सबसे पहले तो मार्केट में लिक्विडिटी कैसे आए, गरीबों को फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूशन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एमएसएमईज की हेल्प की जाए। तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट सरकार एमएसएमईज की कैसे हेल्प कर रही है ये जानना हमारे लिए जरूरी है, और यही इसी चीज को मैं अभी फोकस करूंगी। Okay, what are the 8 sectors that have been covered? These are the 8 sectors that have been briefly covered. इन जगहों में चेंजेस आए हैं। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल द सेक्टर्स। अच्छा, ये सारे मेजर्स हैं जो आज मैं डिस्कस करूंगी। सबसे पहले तो 14 मेजर्स लिए गए अगर आप फर्स्ट डे देखेंगे टू अपलिफ्ट द इकोनॉमी, जिसमें से 6 जो थे एमएसएमईज के लिए थे, 2 मेजर्स जो हैं वो ईपीएफ के लिए हैं, 2 are related to NBFC, 1 is for DISCOM, 1 is for contractor, 1 is for real estate, and 3 are tax measures. ये सारे measures आज मैं discuss करूंगी आप लोगों के साथ। ओके, तो सबसे पहले MSMEs पे आ जाते हैं, जो कि एक बहुत ही important है। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे एज अ हम लोग नॉर्मल मीडियोकर सीए फर्म होती है हमारी, और हमारे जो आई थिंक 60 to 70% जो क्लाइंट्स होते हैं वो रिटेल सेक्टर के होते हैं, दे आर एमएसएमईज। सो एमएसएमईज के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है और उसका रजिस्ट्रेशन एंड ऑल ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि अभी एमएसएमईज की करंट पोजीशन क्या है। सो एमएसएमईज के जो बिजनेस है दैट हैव बीन बैडली हिट ड्यू टू कोविड-19, क्योंकि सब कुछ लॉकडाउन में है, उनको सेल नहीं हो रही, उनके पास फंड्स नहीं है। सो अगेन अब जब लॉकडाउन के बाद वो दोबारा बिजनेस अपना स्टार्ट करेंगे तो उनको सबसे बड़ा चैलेंज ये आएगा कि उनके पास लिक्विडिटी नहीं होगी। लिक्विडिटी का उनके पास सबसे बड़ा चैलेंज आएगा। तो इस स्कीम में एमएसएमईज को लिक्विडिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करी गई है। सबसे पहले तो, और एक चीज इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ विच इज सुपर इम्पोर्टेंट, दैट इज डिमांड और सप्लाई एक साथ बढ़े। मैंने आपसे पहले भी ये बात बोली थी कि डिमांड और सप्लाई हमेशा इक्विलिब्रियम में रहे तो इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। ओके, सो एमएसएमईज के लिए क्या स्टेप्स लिए गए? सबसे पहले तो उनको लिक्विडिटी दी जाएगी, स्ट्रेस्ड एमएसएमईज को हेल्प किया जाएगा, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एमएसएमई सेक्टर्स जिसमें पोटेंशियल है ग्रो होने का, उनको ग्रोथ के लिए और ज्यादा एनकरेज किया जाएगा। अब इसमें लिक्विडिटी कैसे दी जाएगी? ओके, सो सबसे पहले तो अगर किसी का एज ऑन 29 फेब एज अ एमएसएमई आपका क्रेडिट आउटस्टैंडिंग है तो उसमें 20% उसको और एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटी दी जाएगी। आपकी अगर टर्नओवर 25 करोड़, अगर आपकी जो कैपिटल आउटस्टैंडिंग है वो 25 करोड़ है और आपकी टर्नओवर 100 करोड़ तक है, तो आप इस फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये जो लोन्स होंगे इनका 4 साल का टेन्यूर होगा और 12 महीने का मॉनिटोरियम पीरियड होगा। इंटरेस्ट इसमें आपको बहुत ही रीजनेबल रेट पे मिलेगा। ये जो क्रेडिट है ये गारंटीड होगा, और ये स्कीम आप 31 अक्टूबर तक अवेल कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको कुछ कोलेट्रल नहीं देना, आपको कोई चीज, कोलेट्रल मींस आपको कोई चीज गिरवी नहीं रखनी। ये इस स्कीम में सबसे अच्छी चीज है। अच्छा, हम स्ट्रेस्ड एमएसएमईज को कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं? सबसे पहले तो स्ट्रेस्ड एमएसएमईज को अपलिफ्ट करने के लिए एक इसमें बहुत अच्छी चीज है जो मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ। ओके, इसमें जो तरीका सरकार ने यूज किया है, उन्होंने ये यूज किया है कि उसमें लिक्विडिटी को इन्फ्यूज करने का तरीका यूज किया है। वो कैसे? प्रमोटर्स को, जो कि एमएसएमईज के प्रमोटर्स हैं, उनको लोन देगा बैंक, और वो उस लोन को यूज करके अपने बिजनेस में एज अ इक्विडिटी इन्फ्यूज कर सकते हैं, जो कि उनकी जो अगर कोई स्ट्रेस्ड एमएसएमईज है उसको बहुत बड़ी राहत दे सकता है। ओके, मैंने आपसे ये चीज आपने न्यूज में देखी होगी, जब निर्मला सीतारमन जी ने अपनी स्पीच दिया था तो उन्होंने ये चीज बोली थी
कि हमारे कंट्री में ऐसी भी एमएसएमईज हैं जिनमें ग्रो होने का पोटेंशियल है, लेकिन किसी रीजन की वजह से वो ग्रो नहीं कर पा रही। तो उसके लिए सरकार ने एक स्कीम निकाली है, जिसमें उन्होंने एक मदर फंड बनाया और उसके छोटे छोटे डॉटर फंड्स हैं। उन डॉटर्स फंड के थ्रू ऐसी एमएसएमई जो कि ग्रो हो सकती हैं, उनको लोन दिया जाएगा। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि अब सरकार कर रही है, वो ये करिए कि एमएसएमईज को सरकार एनकरेज करेगी कि आप स्टॉक एक्सचेंज पे जाके लिस्ट हो जाएं। तो आप देखेंगे कुछ आने वाले दिनों में मेरी समझ से सेबी की कुछ गाइडलाइंस आएंगी जो कि शायद एमएसएमईज के लिए ये ईज बनाए कि वो स्टॉक एक्सचेंज पे जाके अपने आप को लिस्ट करा सके अगर उनके अंदर ग्रो करने का पोटेंशियल है। सो अगेन दिस इज अगेन अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एमएसएमईज जो कि आज तक कभी नहीं आई, ये फर्स्ट टाइम ऐसा सरकार ने किया है। दिस इज इम्पोर्टेंट चेंज इन डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई। अच्छा, मैंने आपसे पहले बोला था कि ऐसी बहुत सारी एमएसएमईज हैं आज के टाइम पे जो कि ग्रो करना चाहती है, बट कुछ ऐसा है जो उन्हें रोक रहा है ग्रो करने से। वो उनकी डेफिनेशन थी फ्रेंड्स। अगर आप एमएसएमई की डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें जो स्लैब लिमिट्स दी हैं वो बहुत कम है और वो बहुत रिडंडेंट हो चुकी हैं। सो अब उसके लिए हमें जरूरत थी, सरकार को जरूरत थी कि उन स्लैब लिमिट्स को बढ़ाया जाए और अब उसके लिए नेसेसरी अमेंडमेंट की जाएगी लॉ में। अच्छा, ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। देखिए, अगर आप देखेंगे पुरानी डेफिनेशन को, तो जो आपकी यहाँ पे क्लासिफिकेशन थी, पहले इन्वेस्टमेंट आपकी शुरू होती थी 25 लाख से फॉर माइक्रो, और ये 5 करोड़ तक थी। ये बहुत कम है। अगर कोई बिजनेस आज के टाइम पे अच्छा कर रहा है तो इतनी इन्वेस्टमेंट उस बिजनेस के लिए बहुत कम है, हमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। तो ऐसे भी लोग थे कि जो ग्रो करना चाहते थे, बट वो इस वजह से नहीं ग्रो करे थे कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनका जो एमएसएमई का स्टेटस है वो छिन जाएगा, फिर जो उनको बेनिफिट्स मिलते हैं वो उनको नहीं मिलेंगे। सो उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए अब सरकार ने एमएसएमई के स्कोप को बहुत ज्यादा वाइड किया। अब आप देखेंगे सबसे पहले तो जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के बीच में एक लक्ष्मण रेखा खींची थी, इसको हटा दिया। अब एमएसएमई में एंड मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज आपकी इन्वेस्टमेंट लिमिट को बढ़ा दिया गया। पहले आपकी जो इन्वेस्टमेंट लिमिट थी वो 25 लाख थी, अब उसको 1 करोड़ कर दिया गया। एंड अब जो मैक्सिमम लिमिट है वो 20 करोड़ है। तो और इसी तरह से इसमें टर्नओवर का क्राइटेरिया को एक एडिशनल डाल दिया गया। तो आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे एंटरप्राइजेस जो पहले शायद स्मॉल में फॉल करते थे, वो अब माइक्रो में आ जाएंगे, और पहले जो मीडियम में थे वो अब स्मॉल में आ जाएंगे। और इसी तरह से मीडियम का स्कोप बढ़ गया है, मीडियम में अब 20 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट हो गई है। तो यही रीजन है कि अब जो लोग पहले एलिजिबल नहीं थे एमएसएमईज के लिए, दे आर नाउ एलिजिबल टू टेक एमएसएमई। और सिंस दे आर एलिजिबल, उनका रजिस्ट्रेशन अगेन उसका काम अगेन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास आएगा। अच्छा, एमएसएमई के रजिस्ट्रेशंस में से ये क्वेरी पूछी जाती है कि कहाँ हो सकते हैं। उसके लिए यू हैव उद्योग आधार वेबसाइट, वहां पे जाके आप एमएसएमई के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये लिंक है, मैंने ये प्रेजेंटेशन में लिंक दिया, उसका एक स्पेसिफिक रीजन था। मेरी जो लास्ट वेबिनार थी वहां पे मेरे सामने एक केस आया। the person was chartered accountant. He told me कि उन्होंने एमएसएमई की रजिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट फीस दिए 2000 रुपए। सो व्हाट आई नो इज एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं होती, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। सरकार कोई फीस नहीं लेती, हाँ प्रोफेशनल फीस लेता है। तो अभी क्या हो रहा है, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन पे, तो ऐसी बहुत सारी प्राइवेट वेबसाइट्स है जिन्होंने गूगल एड चलाया हुआ है और वो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो आई जस्ट वांट टू हाईलाइट कि प्लीज ऐसी वेबसाइट्स के झांसे में ना आए। दिस इज समथिंग, आई थिंक ये चीज हाईलाइट होनी चाहिए, और दिस इज समथिंग रॉन्ग, क्योंकि सरकार कोई भी एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए फीस नहीं लेती। सो आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट दिस पॉइंट आल्सो इन द प्रेजेंटेशन। अगेन, ई मार्केट फैसिलिटी, अगर आप लोगों की कोई भी एमएसएमई क्लाइंट होंगे तो आपको ये चीज पता होगी कि पहले जब एग्जीबिशंस होते थे और ट्रेड फेयर्स होते थे, उससे एमएसएमईज यूज्ड टू अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी।
लेकिन अभी कोविड-19 की वजह से ये चीज पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट जब तक इलाज नहीं मिलता तब तक तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए गवर्नमेंट हैज प्लान कि एक ई प्लेटफॉर्म दिया जाएगा एमएसएमईज को, और ये चीज भी इंश्योर की जाएगी कि उस ई प्लेटफॉर्म पे उनकी जो पेमेंट है वो 45 डेज के अंदर अंदर आ जाए। अगेन गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग टेक्नोलॉजी, जो कि अगर आप देखेंगे इट इज वन ऑफ द मेन फोकस एरिया। ग्लोबल टेंडर्स डिसअलाउ होंगे, ये चीज एमएसएमईज के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप अपने क्लाइंट्स को भी ये चीज बता सकते हैं। पहले क्या होता था, अगर आप सरकारी टेंडर्स देखेंगे उसमें फॉरेन कंट्रीज भी पार्टिसिपेट कर सकती थी। तो सिंस उनके पास हमारे से ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है, वो लोग शायद सस्ते में माल बेच के टेंडर ले जाते थे। एंड दिस इज द रीजन जो हमारे कंट्री के कंपनीज हैं वो बहुत ही हेडफोन से क्या? सॉरी, मैं रूम में ही पड़ा हुआ बस टीवी के पास ही। Please, I request everybody, please mute your mic so that there is disturbance coming. Okay. So global tenders को disallow कर दिया गया है। अब जो टेंडर्स होंगे गवर्नमेंट कंपनीज के, जो टेंडर्स होंगे वो उसमें खाली इंडियन कंपनीज और इंडियन एमएसएमईज ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर आप एमएसएमई हैं तो आपके लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी कि आप जाएं और गवर्नमेंट टेंडर में पार्टिसिपेट करें और उस चीज का आप लाभ उठाएं। सो अगेन अगर आप देखेंगे स्पेशली जो आपका जो टेंडर वाला इन्होंने किया, उसके बाद इंडिया वुड बी अ लैंडमार्क ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर एमएसएमई। अच्छा, अब एमएसएमई के अलावा जो चीजें हैं जिसमें चेंजेस आए हैं, दैट आल्सो आई वांट टू डिस्कस। ये ईपीएफ में चेंजेस आए, ये मैं आपको एक प्रेजेंटेशन फॉर्म में दिखा देती हूँ। ओके, सो पहले आपका जो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन था वो 12% एम्प्लॉयर का होता था और 12% एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन था। इसको अब घटा के 10% कर दिया है। बट अगेन सरकार ने बोला जो गवर्नमेंट कंपनीज होंगी दे वुड कंटिन्यू टू कंट्रीब्यूट 12%, लेकिन जो उनके एम्प्लॉयज हैं उनका कंट्रीब्यूशन 10% ही रहेगा। तो इसमें अगेन व्हाट गवर्नमेंट इज सेइंग कि वो आपके हाथ में पैसा दे रही है, लिक्विडिटी तो बढ़ा रही है, लेकिन जो अपनी स्पेंडिंग्स हैं वो भी कम नहीं कर रही, अपनी स्पेंडिंग्स भी बढ़ा रही है और हाथ की हाथ आप लोगों के हाथ में पैसा दे रही है। यहाँ पे अगेन डिमांड और सप्लाई को इक्विलिब्रियम में रखने की कोशिश करी गई है। सो व्हाट इज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना? इस योजना के तहत सरकार 24% का जो कंट्रीब्यूशन है वो ऑर्गेनाइजेशंस के खाते में डालती थी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के खाते में जिनमें 100 से कम एम्प्लॉइज हैं और 90% जो है वो 15,000 से कम के एम्प्लॉइज हैं। ये योजना पहले मार्च, अप्रैल और मई तक थी, इसको बढ़ा के अब जून, जुलाई और अगस्त के लिए भी कर दिया गया है। एक स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम भी है जिसमें आप मतलब ऐसे पेपर्स निकाले जाएंगे जो कि जो स्ट्रेस्ड एनबीएफसीज हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये अगेन 100% गारंटी जो है वो गवर्नमेंट की होगी। और इसमें एक चीज और है देखने वाली कि जो कंपनीज की रेटिंग अच्छी नहीं है उसमें सरकार 20% गारंटी दे रही है। अगर आपकी रेटिंग अच्छी है तो 100% गारंटी है, और अगर रेटिंग अच्छी नहीं है तो गारंटी इज 20%। डिस्कॉम्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज है, डिस्कॉम्स के लिए इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उनका 94,000 करोड़ तक का आउटस्टैंडिंग था पहले, बिकॉज अगेन डिमांड अचानक से बहुत ज्यादा कम हो गई है इलेक्ट्रिसिटी की, बिकॉज इंडस्ट्रीज आर नॉट वर्किंग, हम लोग सब घर पर हैं। सो डिस्कॉम कंपनीज के पास क्योंकि रेवेन्यू नहीं है तो दे आर फेसिंग अ ह्यूज प्रॉब्लम। इसके लिए क्योंकि उनके 94,000 करोड़ की आउटस्टैंडिंग थे पेबल्स, उसमें सरकार 90,000 करोड़ की लिक्विडिटी अगेन इन्फ्यूज कर रही है ताकि डिस्कॉम्स जो है वो अपनी लायबिलिटीज को ऑफसेट कर सके। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इसमें रिबेट मिलेगा जो फाइनल कंज्यूमर्स हैं उनको, अगर कुछ इससे डिस्कॉम्स अर्न करती हैं तो। कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए भी रिलीफ है। अगर यहाँ पे किसी ने गवर्नमेंट कंपनी में काम किया है तो आपको पता होगा कि ये लोग तब तक पेमेंट नहीं करते जब तक आप 100% काम करके नहीं दे देते। तो गवर्नमेंट कंपनीज के लिए ये रिलीफ है कि अगर आपका कुछ पार्शियली भी काम आपने कर दिया है, 40, 50, 60% जितना भी कर दिया है उतना आपको पैसा मिल जाएगा। अगेन अगर आप देखेंगे
तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स है उनके हाथ में जब पैसा आएगा तभी वो लेबर्स को सैलरी वगैरह दे पाएंगे। तो ये स्टेप भी अगेन इसीलिए ही लिया गया है। अच्छा, ये पॉइंट मैं डिस्कस करने से पहले एक चीज पूछना चाहूंगी। प्लीज राइट इन चैट बॉक्स कि किसी ने ओ माई गॉड देखी है यहाँ पे। एक बार प्लीज चैट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। चैट बॉक्स में आप प्लीज कमेंट कीजिए अगर किसी ने ओ माई बॉक्स देखी है तो, ओ माई गॉड मूवी। प्लीज राइट इन चैट बॉक्स। राहुल खाम्बिया जी बोल रहे हैं उन्होंने देखी है। मनप्रीत सिंह जी भी कह रहे हैं उन्होंने देखी है। आकाश जी भी कह रहे हैं देखी है। ओके, नॉट एवरीबडी इज नॉट पार्टिसिपेटिंग। अतुल सर भी कह रहे हैं कि हाँ उन्होंने देखी है। चलिए अब दोबारा से स्क्रीन शेयर शुरू करते हैं। सॉरी मेरा स्क्रीन शेयर बंद हो गया। ओके, सो व्हाई आई गेव एग्जांपल ऑफ दिस मूवी इज, इस मूवी में क्या होता है कि मिस्टर कांजी जो होते हैं उनका अर्थक्वेक की वजह से दुकान गिर जाती है। तो जब उनकी दुकान गिर जाती है तो क्या होता है कि वो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मेरी जो दुकान गिरी है उसमें क्योंकि मैं प्रीमियम भरता था तो आप ऐसा कीजिए मेरे को मेरे इंश्योरेंस का अमाउंट दे दीजिए क्योंकि मेरी दुकान गिर गया, नीड टू रीबिल्ड इट। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी है वो बोलती है कि ये जो आपकी दुकान गिरी है इट इज एक्ट ऑफ गॉड। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक्ट ऑफ गॉड का सिंपल मतलब होता है इट इज अ फोर्स मेजूरे क्लॉज। और इस क्लॉज में ऐसा अगर कुछ अनफोर्सीन सर्कमस्टेंस हो जाता है उसमें जो भी पार्टीज होती हैं कॉन्ट्रैक्ट की वो अपनी लाइबिलिटी से मुक्त हो जाती हैं। तो यहाँ पे ओ माय गॉड में भी यही हुआ। इट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ फोर्स मेजूरे। इंश्योरेंस कंपनी अपनी लाइबिलिटी को पे करने से बच गई क्योंकि उन्होंने फोर्स मेजूरे क्लॉज लगाया और मिस्टर कांजी का प्रीमियम का अमाउंट, इंश्योरेंस का अमाउंट नहीं दिया। So I think now you guys know the meaning of force majeure clause. Please write in chat box if you have understood the meaning of this clause. So I hope you guys have understood the meaning because it is something which is important for real estate sector. Meenu ji कह रही है yes she has understood. Ayush भी कह रहे हैं he has understood. Okay, now we'll move forward. सो नाउ रेरा में इसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, अगर यहाँ पे कोई ऐसा है जिसने अपना मतलब जिसका घर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बिल्ड होना था तो उसके ऊपर अब रेरा क्लॉज एप्लीकेबल हो गया है। तो अगर आपको आपका घर मार्च या अप्रैल में मिलना था तो प्रोजेक्ट डेट एक्सटेंड हो गई है, अब उसमें 6 महीने का और डिले होगा। आपका घर आपको 6 महीने बाद मिलेगा क्योंकि रेरा में अब फोर्स मेजूरे क्लॉज लगा दिया गया है। तो अगर आपका कॉन्ट्रैक्टर जो है वो अपनी ऑब्लिगेशन को सपोज मान लीजिए मार्च में उसको फुलफिल करना था तो सिंस he has he can use this clause and he is free from fulfilling his liability. सो रेरा में ये चीज की है क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स की तो इसमें कोई गलती नहीं है, लेबर नहीं आ रहा एंड आपका हर जगह लॉकडाउन की सिचुएशन है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्टर्स को ये अपॉर्चुनिटी दी गई है। सो अगेन अब हम आ जाते हैं टीडीएस और टीसीएस रेट रिडक्शन पे। इसमें आई थिंक हम सबको पता है कि हमारा जो टीडीएस रेट है इसको 25% से कम कर दिया गया है। अगर किसी का फॉर एग्जांपल 10% रेट कटता था इन प्रोफेशनल तो इसको आपको घटा के वो 7.5% ही कटेगा। अच्छा, जब ये नोटिफिकेशन आई थी तो मेरे को ना एक पर्सन ने मैसेज करके बोला था कि मैम ये क्या बेनिफिट है, टीडीएस तो कम हो गया मेरा लेकिन मुझे एडवांस टैक्स तो पे करना पड़ेगा। सो आई ऑल्सो रोट गुड ऑब्जर्वेशन टू हिम। एक्चुअली इट वॉज अ गुड ऑब्जर्वेशन क्योंकि अब ये जो टीडीएस का रेट इन्होंने रिड्यूस किया है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट की मंशा है वो टैक्स रेट को रिड्यूस करने की नहीं है। यहाँ पे लिक्विडिटी सिर्फ वो चाहते हैं कि आपके हाथ में पैसा आ जाए, तो यहाँ पे लिक्विडिटी को बढ़ाने की मोटिव है, ना कि टैक्स रेट को रिड्यूस करने की मोटिव। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं विच आई वांट टू डिस्कस। सबसे पहले तो आपका अगर लोअर टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट है तो आप तब आपके ऊपर ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। अगर किसी के पास फॉर एग्जांपल 2% का लोअर टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट था तो ऐसा नहीं है कि उसका भी रेट 25% से कम हो जाएगा, वो 2% ही रहेगा। और अगर किसी के पास पैन नहीं है तो भी वो रेट 20% रहेगा, ऐसा नहीं कि वो 15% हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें जो है वो ध्यान में रखने वाली हैं।
अगेन एक टैक्स रिफॉर्म है कि जो पेंडिंग रिफंड्स थे चैरिटेबल ट्रस्ट के, बिजनेस के, वो दे दिए जाएंगे। मेरी समझ से ये कोई रिफॉर्म नहीं है, क्योंकि रिफंड्स तो हमेशा सरकार को टाइम पर ही देने चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी जो ड्यू डेट्स हैं वो बढ़ गई हैं। तो अगेन ये आप चार्ट देके इजीली ड्यू डेट्स का पता लगा सकते हैं। आई डोंट नीड टू स्पीक मच ऑन देम। इसमें कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगी। सबसे पहले तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, प्लीज राइट इन चैट बॉक्स कि क्या सीए फर्म्स जो हैं वो एमएसएमई रजिस्ट्रेशंस ले सकती हैं? प्लीज राइट इन चैट बॉक्स। ओके, अतुल जी कह रहे हैं, आयुष जी कह रहे हैं, दैट मीन्स क्या आप लोगों ने सबने लिया हुआ है एमएसएमई रजिस्ट्रेशंस? यहाँ पे ये भी लिखिए प्लीज चैट बॉक्स में। सबने लिया हुआ है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन? नहीं, क्यों नहीं लिया हुआ फिर? हम लोग तो दुनिया का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, हमें खुद के लिए। यस फ्रेंड्स, यू ऑल आर राइट। सीए फॉर्म्स एमएसएमई रजिस्ट्रेशंस ले सकती हैं, और मेरी समझ से हमें लेना भी चाहिए, क्योंकि ओके, मेरी समझ से हमें लेना इसलिए चाहिए क्योंकि सीए फर्म्स को सबसे ज्यादा ये वाली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि हम लोग अपनी फीस तो दे देते हैं, हम लोग अपना काम कर देते हैं, लेकिन जो फीस है वो बहुत लेट आती है। ऐसा भी होता है कि 1-1 साल बाद आती है। तो यस, सीए फर्म्स को एमएसएमई रजिस्ट्रेशन वो ले सकती हैं, और उन्हें ले लेना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूट को भी इस चीज पे कोई ना कोई क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। पीपल हैव आस्क्ड मी कि क्या ये जो डेफिनेशन है एमएसएमई में जो चेंज आया है, ये प्रोस्पेक्टिव है, ये रेट्रोस्पेक्टिव है? ये चेंज प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। और एक क्वेश्चन जो कि मेरे पास आता है, एमएसएमई जो एक्टिविटी है वो ट्रेडिंग एक्टिविटी क्या उसमें कवर्ड है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन में? बिकॉज मेरे पास बहुत सारे लोगों का आया ये क्वेरी कि मैम हम लोग क्या कहते हैं रिटेल का काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, क्या हम एमएसएमई रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं? एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए और सर्विस सेक्टर के लिए। अगर आप सिंपल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। अच्छा, इसके अलावा किसी की कुछ क्वेरी है एमएसएमई से रिलेटेड, तो आई वांट कि प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में लिख लें, और उसके अलावा अब आप अपने आप को अनम्यूट करके वो क्वेरी पूछ भी सकते हैं। बस एक चीज मैं पूछ रहा था कि बैंक वाले जो है ना ट्रेडर को भी कहते हैं, जैसे मुद्रा लोन में अगर कोई फाइल गई है तो बैंक वाले हाँ कहते हैं जी। कि और वो ट्रेडर है, क्योंकि मुद्रा लोन तो ट्रेडर के लिए भी है, और उसको भी वो अच्छा, कहते हैं कि आप ना अपना उद्योग आधार बनवा के ले आओ, तो जबरदस्ती जो चीज आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना वो मैन्युफैक्चरिंग में हाँ डाले हाँ, के ले आओ, लेकिन दे दो। वो उनसे पूछ नहीं ये गलत है सर। तो उनको जैसे बैंक को कोई बेनिफिट मिलता है क्या सीजीडीएमएससी का इससे कोई कि आप ओके सर, पहली बात तो हाँ, अगर कोई बैंक एमएसएमई लोन देता है तो ये चीज सरकार की नजर में आती है, क्योंकि बैंक्स को भी एनकरेज किया जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को एमएसएमई लोन दें। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि बैंक आपको ये बोले कि आप अपने आप को ट्रेडिंग दिखा के एमएसएमई लोन दो, क्योंकि ट्रेडिंग एक्टिविटी स्ट्रिक्टली एमएसएमई में कवर्ड नहीं है। मैम तो आपको एक आई चीज थिंक बताऊं, मैं एक छोटी जी, चीज है कि गांव का एक बैंक है और नेशनलाइज हाँ जी, बैंक है, गांव में है वो। वहां जी पर क्या जी है ना, जी, एक पर्सन है जो ऑटो चलाता है, तो उसने ओके ऑटो फाइनेंस के लिए लोन के लिए अप्लाई किया, ऑटो फाइनेंस के लिए। ओके। तो उसके लिए भी उन्होंने बोला है कि आप एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवाओ। देखिए अब आप यहाँ पे ऑटो चला रहे हैं, ठीक है, तो देखा जाए तो आप सर्विस दे रहे हैं एक, जी है ना? तो यस, ये चीज एक तरह से कवर्ड हो जाएगी इसमें, क्योंकि सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग आर कवर्ड। तो उसमें आप ये दिखाओगे कि ऑटो आपकी मशीनरी है जिसको यूज करके आप सर्विसेज दे रहे हो, तो यस दिस इज समवॉट एक्सेप्टेबल। लेकिन जो ट्रेडिंग को ये एक दो चीजें मेरे पास आई थी, जैसे वन पर्सन शी केम कि मैं तो खाली ट्रेडिंग बिजनेस करती हूँ, तो मैं ऐसा करती हूँ कि उसमें थोड़ा बहुत ये दिखा दूंगी कि मैं उसको थोड़ा बहुत एज अ मैन्युफैक्चरिंग दिखा दूंगी, और ऐसा करके एमएसएमई का बेनिफिट ले लूंगी, जो कि प्रैक्टिकली फेस करती हूँ मैं। तो आई थिंक दिस इज रॉन्ग। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप अब देखिए, आप सबसे पहले मोटिव देखिए। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आप कोई वैल्यू एडिशन नहीं करे चीज में, आपने एक चीज को एक जगह से खरीदा और दूसरी जगह बेच दिया,
ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप मोटिव देखते हो तो मोटिव है सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को प्रमोट करना जो कि इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। तो सरकार सोचती है कि आप अगर सर्विस दे रहे हो या फिर अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तभी आप वैल्यू एडिशन कर रहे हो, क्योंकि वहां पे आप लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हो, आप एक नई चीज बना रहे हो, आप एक नया सप्लाई क्रिएट कर रहे हो। ठीक है। तो इसीलिए एमएसएमई की स्कीम निकाली गई थी और इसीलिए उन सेक्टर्स को बेनिफिट दिया जाता है। ट्रेडिंग सेक्टर में आप एज सच कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हो। तो ये आई थिंक ये जो एक्टिविटीज हो रही हैं ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की नजर में आनी चाहिए और इसके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से जो लोग एक्चुअली एलिजिबल होते हैं वो लोग बेनिफिट नहीं उठा पाते। एनी अदर क्वेरी एनीबडी हैज, बिकॉज मेरे को 2-3 चीजें और डिस्कस करनी है, बट आई वांटेड अगर एमएसएमई से रिलेटेड क्वेरीज हैं तो वो भी कवर हो जाए। Please, guys, you are allowed to speak. You can write in chat box. It is appreciated when everybody participates. अच्छा, इसमें मैं 1-2 चीजें और अपनी तरफ से ऐड ऑन करना चाहती हूँ सर। एक मेरे पास क्वेरी आई थी कि एमएसएमई में जो इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट में क्या चीज आती है। इस इन्वेस्टमेंट में मुझे सिर्फ ये चीज करना है कि लैंड नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ मशीनरी आती है। अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो उसमें स्पेसिफिकली लिखा है फॉर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस इट इज मशीनरी एंड फॉर सर्विस सेक्टर इट इज इक्विपमेंट। तो लैंड की वैल्यू जो आपका इन्वेस्टमेंट लिमिट होता है उसमें कैलकुलेट नहीं होती। अच्छा, अतुल सर, MSME registration can be made if mobile is not linked with आधार नंबर। अतुल जी, नहीं, आपका जो मोबाइल है वो आधार से लिंक होना चाहिए ऑनलाइन करने के लिए, क्योंकि प्रोसेसेस आपका जो आधार है उसके ऊपर ओटीपी जाता है और वो ओटीपी से आप लॉग इन कर सकते हो। तो अभी क्योंकि लॉकडाउन है, आई डोंट नो इफ आधार सेंटर्स आर वर्किंग और नॉट। इफ दे आर वर्किंग तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो इट्स गुड आप अपना जो मोबाइल है वो आधार से लिंक करा लें ताकि आपको रजिस्ट्रेशन करने में आसानी हो। राकेश जी कह रहे हैं बट ओनली लोन पर्पस गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड दैट इट वुड अंडर द स्कीम। Yes, Akash ji, it is for small people only, small service providers, small manufacturers. Can we do Akash ji is asking, can we do MSME registration on various private portal? आकाश जी, आपके लिए ज्यादा अच्छा ये है कि आप डायरेक्टली MSME की साइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करें। मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में उसका लिंक दिया है आप लोगों को कि प्लीज आप उसी पे जाके रजिस्ट्रेशन करें, बिकॉज पीपल व्हाट दे आर फेसिंग इज वो लोग प्राइवेट साइट पे चले जाते हैं, देन दे हैव टू पे मनी फॉर दैट। आइडियली एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार कोई पैसा नहीं लेती है, कोई गवर्नमेंट फीस नहीं लेती है। अच्छा, अब एक और मेरे पास क्वेश्चन आया है कि कैन प्राइवेट कोचिंग क्लासेस कैन अप्लाई। यस, प्राइवेट कोचिंग क्लासेस, बिकॉज दिस इज लाइक अ बिजनेस ओनली। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो सर, यू आर गिविंग सर्विसेज। अच्छा, मेरे पास इसमें एक क्वेश्चन और आया था कि क्या स्कूल्स अप्लाई कर सकते हैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आई जस्ट वांट टू से कि नहीं, स्कूल्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल्स का देखा जाए तो अगर आप इनकम टैक्स देखोगे यू आर नॉट गिविंग एनी सर्विस। अगर आप सीबीएसई से या किसी इंस्टीट्यूट से एफिलिएटेड हो, ठीक है, तो अगर आप उस दौरान कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो उस केस में यू कैन नॉट टेक एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। एनी अदर क्वेरी? ओके, तो 2-3 चीजें और हैं जो मुझे अपनी प्रेजेंटेशन में डिस्कस करनी है। यस, राहुल जी, यू हैव अ क्वेश्चन, प्लीज पूछिए। राहुल जी पूछिए, आप अनम्यूट हैं, पूछिए राहुल जी। ओके, आई थिंक ही इज नॉट आस्किंग। मैं 2-3 चीजें और है जो अभी डिस्कस करना चाहती हूँ। शुड आई स्टार्ट विद देम सर? जी जी, स्टार्ट करो। हाँ जी।
मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं सब, मेरी प्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं सब अभी? जी प्रेजेंटेशन और देख रही हूँ। ठीक है, ओके। क्वेश्चन आ रहे हैं राइट साइड में। हाँ जी, हाँ जी। आकाश का अच्छा, question। एक चीज और है, ये जो ग्राफ्स हैं मैं एक बार डिस्कस करना चाह रही थी। ग्राफ्स और 2-3 चीजें जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ एमएसएमई, बट आई थिंक हमें ये चीज पता होनी चाहिए। सो आप में से यहाँ पे कितने लोगों को पता है वी शेप्ड इकोनॉमी, यू शेप्ड इकोनॉमी, डब्ल्यू शेप्ड इकोनॉमी, नाइक लोगो इकोनॉमी, ये जो टर्म्स मीडिया में यूज होते हैं, आप में से कितने लोगों को इसका मतलब पता है? प्लीज राइट इन चैट बॉक्स। ओके, अतुल जी कह रहे हैं उनको नहीं पता। ओके, भूपेंद्र सर को भी नहीं पता। विकास जी कह रहे हैं ओके। तो आई थिंक हमें ये चीज पता होनी चाहिए। मीनू जी कह रही है शी नोज, वेरी गुड। आई थिंक हमें एज अ सीए ये चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि मीडिया में ये टर्मिनोलॉजीज यूज हो रही हैं, तो हमें इनका मतलब पता होना चाहिए। सबसे पहले तो वी शेप इकोनॉमी का क्या मतलब होता है? वी शेप इकोनॉमी का ये सिंपल मतलब है कि कोविड-19 आया, उसकी वजह से एकदम नीचे गिर गई इकोनॉमी, और उसके बाद एकदम से इकोनॉमी ऊपर उठ गई। ठीक है, इलाज मिला। इट्स लाइक बीमारी आई, इकोनॉमी नीचे गिर गई, इलाज मिला, फिर इकोनॉमी ऊपर उठ गई। ठीक है, ये होता है वी शेप्ड इकोनॉमी का मतलब। उसके बाद आई थिंक मेरे समझ से हमारी इकोनॉमी वी शेप नहीं होगी, क्योंकि एटलीस्ट जब तक इलाज नहीं मिलता तब तक तो नहीं होगी, और मुझे नहीं पता बीमारी का इलाज मिलने में मुझे कितना टाइम लगेगा। अच्छा, फिर होता है यू शेप्ड इकोनॉमी। यू शेप्ड इकोनॉमी में होता है कि आपका बीमारी आई, ठीक है, आपकी इकोनॉमी गिर गई, और फिर बहुत लंबे समय तक इलाज नहीं मिला, तो आपको जब इलाज नहीं होता, क्योंकि हम लोग सब घर पे हैं, तो हम लोग सिर्फ एसेंशियल्स पे फोकस करेंगे। हम लोग कोई लग्जरी आइटम नहीं खरीदेंगे, तो इसलिए इकोनॉमी धीरे धीरे उसका ग्राफ नीचे रहेगा, और फिर जब आपका इलाज मिला तो इकोनॉमी ऊपर उठ गई। तो व्हाट आई थिंक इंडिया की इकोनॉमी में यू शेप्ड इकोनॉमी होने के चांसेस हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे इसका इलाज कब तक मिलेगा, और जो सिचुएशन मुझे लगती है, मुझे नहीं लगता कि एटलीस्ट कुछ दिनों तक इलाज मिलने के चांसेस हैं, कुछ महीनों तक। अच्छा, डब्ल्यू शेप्ड इकोनॉमी। डब्ल्यू शेप्ड इकोनॉमी का एग्जांपल मैं अगेन चाइना से रिलेट करूंगी। इसमें अगेन यही है कि आपकी बीमारी आई, इकोनॉमी गिर गई, जो कि चाइनीज के साथ हुआ था। उसके बाद फिर आपका इलाज, मतलब सब लोग ठीक हो गए। वहां पे ऐसा हुआ था कि कोविड-19 के सारे केसेस उन्होंने रिजॉल्व कर दिए थे, और इकोनॉमी उनकी उठ गई थी। लेकिन अब दोबारा न्यूज में ऐसा आ रहा है कि वहां पे दोबारा से कोविड-19 की सिचुएशन आने लग गई है, तो फिर उनकी इकोनॉमी दोबारा गिरने लग गई है। तो चाइना कैन बी टेकन एज क्लासिक एग्जांपल ऑफ डब्ल्यू शेप्ड इकोनॉमी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नाइक लोगो इकोनॉमी। उसमें भी सिंपल यही है कि आपकी बीमारी आई, इकोनॉमी एकदम से गिर गई, और फिर आपकी इकोनॉमी धीरे 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 जब इलाज मिल गया तो धीरे धीरे वापस से ट्रैक पर आ गई। सो दिस वाज एन यू नो, आई होप आपको ये सारे जो सिंबल्स यूज होते हैं उस सब का मतलब समझ आ गया। अच्छा, मेरे पास चैट बॉक्स में क्वेरी आई है, लेट मी टेक इट। राहुल खंबिया जी पूछ रहे हैं, please tell about investment to be shown in MSME registration if we have plant and machinery. राहुल जी, आपको डेप्रिशिएटेड वैल्यू लेनी होगी इसमें, मेरी समझ से, अगर आपने ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है तो। सबसे पहले तो इसमें आपका लैंड एंड बिल्डिंग नहीं आएगा, और अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है तो आपको डेप्रिशिएटेड वैल्यू लेनी होगी, अगर आपने पुरानी प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है। सो इट्स बेटर कि अगर आप उसकी वैल्यूएशन वगैरह करा लें तो। प्रतिभा जी एक चीज और पूछ रहा था मैं आपसे। जी 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 सर, पूछिए। एक ना, जैसे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के बाद ट्रेडमार्क और पेटेंट में कह रहे हैं कि आपकी फीस कट है, उसकी जो यस गवर्नमेंट यस, फीस है, आपकी फीस बहुत जी कम उस हो पर थोड़ा जाती सा है। एक बार इलैबोरेट कर दें कि जो बेनिफिट है ना हमारे को किस किस चीजें मिल जाएंगे इसमें। सर एक्चुअली द थिंग इज, ये एक बेनिफिट है डेफिनेटली, बट एमएसएमईज में ना खाली एक बेनिफिट नहीं है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और जो जैसे अगर आप देखेंगे तो एमएसएमई भी 3 तरह की होती हैं, स्मॉल, मीडियम, माइक्रो। ठीक है, तो उन सबको अलग अलग तरह से बेनिफिट्स दिए गए हैं, तो उसके लिए वी वुड नीड अ होल क्लास
whole class. So maybe some other day when I am ready with that presentation we can discuss कि क्या benefits मिलते हैं. But हाँ, this is one of the benefit कि आपको trademark पे वो मिलता है. अच्छा, कुछ मैं आपको अभी बता देती हूँ orally क्या क्या benefits मिलते हैं. सबसे पहले तो ये आपको जो लोन मिलता है, बैंक लोन मिलता है, वो आपको सस्ते ब्याज पे मिलता है. आपका इंटरेस्ट रेट कम लगता है अगर आप एमएसएमई हैं. अगर आप एमएसएमई हैं तो कुछ सिचुएशन में आपको जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स होते हैं उस पे भी आपको रिबेट मिलता है. तो इस तरह की इवन जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी है अगर आपके पास, और अगर आप एमएसएमई भी है तो भी आपको लोन मिलने में बहुत ही आसानी होती है. ये कुछ एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स हैं. उसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिसके लिए आई वुड नीड अगेन होल्ड टुगेदर अनदर प्रेजेंटेशन. ओके, एक क्वेश्चन है राहुल कबिया जी का इस साइड में ना ग्रुप चैट में. हेलो. हाँ जी, हेलो. मैम, हाँ जी, मैम मैं पूछ रहा था कि मेरे पास 2015 से कोई प्लांट एंड मशीनरी पड़ी हुई है. अभी कोई नई नहीं खरीद रहा हूँ मैं, और एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन ले रहा हूँ. तो इन्वेस्टमेंट में मुझे कौन सी वैल्यू दिखानी होगी, एक्चुअल परचेज वैल्यू या जो आज मेरे पास बैलेंस शीट में डेप्रिशिएटेड वैल्यू है? राहुल जी, मेरी समझ से आपको डेप्रिशिएटेड वैल्यू दिखानी चाहिए, क्योंकि देखिए आपकी 2015 की प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है जी मैम, और आपने वो यूज नहीं किया, तो इट इज लाइक वेरी मच ऑब्वियस कि वो डेप्रिशिएट तो हुई होगी. तो आप उसको उसकी परचेज प्राइस पे कैसे दिखा सकते हैं? ओके मैम, डेप्रिशिएटेड वैल्यू. थैंक यू. हाँ, और इसमें मेरे लिए आई थिंक मैं आपको एक सलाह और दूंगी. शायद बैंक भी आपको ये चीज कहेगा कि अगर वो आपकी ऑडिटेड बैलेंस शीट है फिर तो बैंक उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेगा. अगर आपकी ऑडिटेड बैलेंस शीट नहीं है तो शायद आपको बैंक ये भी बोलेगा कि आप उसकी वैल्यूएशन कराइए किसी रजिस्टर्ड वैल्यू से. अच्छा, ये बैलेंस शीट ऑडिटेड है? हाँ, ऑडिटेड है फिर तो बैंक को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बट उसके अलावा भी बैंक टू बैंक चीजें डिफर करती हैं. जैसे जो मैंने देखा है इन कॉमन पार्लेंस, आपका HDFC बैंक बहुत स्ट्रिक्ट है इन सब चीजों में. सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन बैंक टू बैंक आल्सो. भर जाएगी. ओके राहुल जी, और कोई क्वेरी आपकी? ना, कोई फाइन नहीं है, विदाउट फाइन जाएगी. अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करा नहीं तो फिर अप्रैल की जाएगी. इन्वेस्टमेंट करा नहीं है तो आप फिर उसमें लोन लेके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. देखिए, ये जो लिमिट है ये अपर हैंड है, ठीक है. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. मैं अगर सपोज सर्विसेज दे रही हूँ, ठीक है, मैं इस तरह की सर्विसेज दे रही हूँ कि मेरे को उसके लिए कोई इक्विपमेंट परचेज करने की जरूरत नहीं, कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेज करने की जरूरत नहीं है. तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकती अगर मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है. तो ये जो लिमिट है ये अपर हैंड है. ये मिनिमम कितनी भी हो सकती है, हायर साइड इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट राहुल जी. यस मैम. थैंक यू मैम. ओके, नो इशू सर. सर, और एक चीज और मैं अपनी प्रेजेंटेशन में अभी दिखाना चाह रही थी, अगर आप मुझे परमिशन दे तो मैं वो भी आप लोगों को एक बार दिखा लूं. जी जी, एक्चुअली ये सीएस के लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज है, ऑल्दो इट इज नॉट रिलेटेड टू यू नो द एमएसएमई, बट मुझे ऐसा लगा कि अगर सीए के लिए तो जो भी बेनिफिशियरी आप सब बता दो. जी जी बिल्कुल. ये एक वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि अभी कोविड-19 की वजह से हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है. तो जिस तरह से सीए फर्म्स पहले रहती थी या एक्ट करती थी, अब वो वैसे नहीं रहेंगी, ठीक है. उनका लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो जाएगा. तो क्योंकि हमें पता है कि अगर ये बहुत सिंपल सा नियम है कि अगर कोई बदलाव आ रहा है उसके साथ अगर हम भी अपने आप को इवॉल्व नहीं करते, हम भी बदलते हैं, तो हमारे लिए सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. तो सीए कम्युनिटी के लिए ये एक कुछ मेरा मैसेज है, क्योंकि कोविड-19 आ गया है. तो अब इसके बाद जो मेरी समझ से इंटरैक्शंस बहुत कम होंगे. फॉर एग्जांपल, ये जो पानीपत ब्रांच का वेबिनार हो रहा है ये ऑनलाइन हो रहा है. पहले आप लोगों के जो सेमिनार्स होते थे उसमें आप फिजिकली जाते थे. तो मुझे ऐसा लगता है उससे रिलेटेड हमें भी अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाने चाहिए. सबसे पहले तो अब हमें अपने ऑफिसेज में क्लाउड सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है इस चीज को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो सीएज हैं स्पेशली उनका जो मेन जो लाइफस्टाइल है वो फाइल वर्क है. हम लोग फाइल्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं. यस, इसमें कुछ गलत नहीं है क्योंकि हमारे प्रोफेशन की वो रिक्वायरमेंट है. बट अब हमें इस चीज को हैबिट में डालना चाहिए कि हम फिजिकल पेपर्स की जगह उस सब चीज को क्लाउड पे कैसे रखें.
अच्छा एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आप लोगों को शायद पता नहीं है, आपको पता है कि टैली भी आप घर से एक्सेस कर सकते हैं, ऑन क्लाउड एक्सेस कर सकते हैं क्या? किसी को ये बात पता थी? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स, प्लीज राइट इन चैट बॉक्स। अच्छा, सबको पता है कि टैली भी घर से यूज कर सकते हैं आप। सो इट इज वेरी गुड एंड आई थिंक हमें, क्योंकि मैंने यहाँ पे टैली का एग्जांपल इसलिए लिया है क्योंकि वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सीएस बहुत ज्यादा यूज करते हैं, स्पेशली अगर नॉर्मल फॉर्म है तो हमें इस तरह के बदलाव अपनी जिंदगी में अब लाने चाहिए। दूसरी चीज, हमें कंप्यूटर्स के थ्रू कैसे ऑडिट करना है, हमें ये चीज सीखनी चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि हमारा एक्सेल बहुत अच्छा हो। तो हमें अब कुछ ऐसी स्किल्स भी अपने क्योंकि स्पेशली जो सीनियर सीएस होते हैं उनका एक्सेल मैंने देखा है इतना अच्छा नहीं होता, तो हमें कंप्यूटर पे कैसे ऑडिट करना है ये भी आना चाहिए। तीसरी चीज, हमें पेपरलेस होना है। मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल पेपर को खत्म कर दो, क्योंकि हमारे पास कुछ एसेंशियल्स तो रहेंगे, लेकिन हाँ हमें कोशिश करनी चाहिए कि कुछ ऐसा हो कि हम स्कैन्ड कॉपी उस चीज की हमेशा रखें, हम टोटली फिजिकल पेपर्स के ऊपर डिपेंड ना हो। अच्छा, अब एक चीज और है, फिजिकल विजिट्स नहीं होंगी अब डिपार्टमेंट की। मैंने ये चीज रीड करी थी कि अब क्या होगा, स्क्रूटनी केसेस कैसे होंगे, जैसे हमारा जूम पे मीटिंग हो रहा है तो उसी तरह से हमारी जो मीटिंग होगी वो असेसिंग ऑफिसर से किसी सॉफ्टवेयर पे होगी। तो आप कंप्यूटर के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे, वहां पे एक इनकम टैक्स का लोगो आता रहेगा, बिकॉज यू वोंट यू नो टॉक टू हिम डायरेक्टली, बट वो लोगो आता रहेगा और वहां पे आप अपनी बात कह सकते हैं। तो वो आपकी फिजिकल विजिट नहीं होगी डिपार्टमेंट की। एंड अगेन हमारे सीए प्रोफेशन में ये चेंज आएगा, अब वेबिनार ज्यादा होंगे, सेमिनार्स कम होंगे। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि अभी वेबिनार के केस में भी सीपीआर थोड़े लिमिटेड होते हैं, तो आई थिंक इंस्टीट्यूट को ये भी एक एक्शन लेना चाहिए कि इसमें सीपीआर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं उसके ऊपर भी कुछ क्लैरिफिकेशन लानी चाहिए। और ये ऑल्दो जो मैंने बातें कही, इट वाज नॉट रिलेटेड टू आई थिंक दी कोविड-19 दी एमएसएमई, बट आई थिंक एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ये सारी चीजें मुझे लगा कि आप लोगों को इस सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो ये सब मैंने चीजें कही। तो इसी के साथ आई थिंक मैंने अपने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए जो कि मैंने इस प्रेजेंटेशन में लिए थे। सो I would like to wrap up the presentation। मेरी तरफ से ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया है। उसके अलावा भी अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो तो यू कैन ऑलवेज राइट टू मी, यू कैन कॉल मी। अच्छा, ये हो सकता है कि अगर आप मैसेज करें तो मेरा रिप्लाई आने में थोड़ा डिले हो जाए, क्योंकि मेरी और भी वेबिनार्स होती हैं, बट डेफिनेटली मेरा रिप्लाई जरूर आएगा, थोड़ा लेट आएगा बट जरूर आएगा। ओके, आकाश इज सेइंग प्लीज शेयर द पीएडीएफ। आपको पीपीटी मिल जाएगी सर, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सर को पहले ही दे चुकी हूँ पीपीटी सब मैं सबको शेयर कर दूंगा। और थैंक यू प्रतिभा जी फॉर सच ए नाइस प्रेजेंटेशन। आपने अपना प्रेजेंटेशन शेयर करी और अपने व्यूज शेयर किए और काफी फ्रेंडली नेचर में आपने डिस्कस किया। किसी मेंबर की सर अगर कोई क्वेरी है तो आप अभी पूछ सकते हैं, अभी हैं हमारे साथ प्रतिभा जी। हाँ, अभी भी पूछ सकते हैं, अपने आप को म्यूट करके सर पूछ सकते हैं, कोई ऐसा बात नहीं। किसी मेंबर को अगर कुछ पूछना है तो सर आई थिंक आपने बढ़िया से ट्रेन डेली किया मैम, तो इसलिए कोई क्वेरी नहीं है। तो नाउ आई हैंड ओवर टू आवर वाइस चेयरमैन श्री मनप्रीत सिंह गंभीर जी, तो काइंडली से फ्यू वर्ड्स। मनप्रीत जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग प्रतिभा जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू मैम। मैम आपने इतनी अर्ली मॉर्निंग एक तरीके से सबके लिए टाइम निकाला, और जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पीएम ने शेयर किया था और आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट आपने हमारे मेंबर्स को शेयर किया, अपनी नॉलेज आपने शेयर की। एंड ऑब्वियसली कोविड-19 हैज चेंज द ट्रेंड रिगार्डिंग हाउ वी हैव टू वर्क इन द फ्यूचर। हमें भी आपने शेयर करेंगे। इंस्टीट्यूट इज आल्सो टेकिंग द स्टेप्स कि कैसे आने वाले टाइम में वी हैव टू डील विद दिस। एंड आई विल थैंक यू मैम, आपने सुबह टाइम निकाल के एमएसएमई हमारे साथ शेयर किया। एमएसएमई आजकल हॉट टॉपिक हो रहा है यहाँ पे भी। एवरीवन वांट्स टू नो कि कैसे बैंक्स लोन सैंक्शन करेंगे, बिकॉज एग्जिस्टिंग को तो उन्होंने बड़ी इजीली 10 to 20% एनहांसमेंट के लिए फोन कर लिया है या डाल दिया है, बट फॉर इट्स अ चैलेंज फॉर द न्यू वंस हाउ दे विल गेट द लोन्स, बिकॉज अभी तक मैम देखो बैंक्स में गाइडलाइंस नहीं आई है। दिस इज अ लूपहोल। yesterday also in the evening I have talked to one of the AGM. He said no guidance has received from the IBA or head office until now, so it's an issue regarding, it will be resolved later on. And thanks to all the members जो सुबह आए सर, आप लोगों ने सुबह टाइम निकाल कर
मैम का इम्पोर्टेंट टॉपिक, हमारे प्रोफेशन के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने सुना। थैंक यू एवरीवन एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, आई वुड से दैट। और मनप्रीत जी एक और चीज है ना कि निर्मला सीतारमन मैडम ने जो बजट पेश किया या जो भी अभी रिलैक्सेशन दी, तो एक फीमेल के जो वर्ड्स हैं वो फीमेल अच्छे से समझा सकती है हमारे को, तो दैट्स व्हाई आई इनवाइट प्रतिभा गोयल। तो थैंक यू अगेन मैम, थैंक यू फ्रॉम द पानीपत, द होल पानीपत ब्रांच एंड अदर मेंबर हु आर कनेक्टेड हियर। थैंक यू एवरीवन। और कभी भी हमसे आपके आगे भी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको जरूर इनवाइट करूंगी। जी डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। अगर कुछ आगे फ्यूचर में कुछ भी वेबिनार हो तो आई वुड लव टू टेक द टॉपिक। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।